आपने देखा भी होगा जब घर पे तराई करते हैं तो क्या करते हैं कि पहले चौड़ा होता है तो द्रव का वेग धीरे होता है, लेकिन जब वहीं पर एक साइड हम पकड़ लेते हैं, दबा देते हैं, क्षेत्रफल कम हो जाता है तो द्रव का वेग बढ़ जाता है। यही हमारा है अविरतता का नियम। ये हमारे दैनिक जीवन के लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आप इस वीडियो को देखने के बाद मुझे थैंक यू बोलकर जाएंगे और वीडियो को लाइक करके जाएंगे। बस आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, वीडियो पसंद आएगा तो ही शेयर करिएगा, अदरवाइज डिसलाइक करके चले जाइएगा। नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। क्या हाल चाल? सीधी बात में बकवास में एक बार फिर से आप सभी प्यारे मित्रों का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, क्लास 11th का ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप अभी क्लास 11th की शुरुआत में हैं तो आगे जाकर आप जानेंगे कि बर्नौली का सिद्धांत कितना इंपॉर्टेंट है और कितना मायने रखता है क्लास 11th के लिए। और अगर आप आखिरी पड़ाव में ये वीडियो देख रहे हैं तो 100% आपको पता चल चुका होगा कि ये बर्नौली का प्रमेय कितना इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं कि बर्नौली के प्रमेय से दो टाइप के सवाल बनेंगे। एक तो सिंपल सा 2 नंबर का क्वेश्चन बनेगा जिसमें आपको बर्नौली का केवल सिद्धांत पूछा जाएगा, जिससे आप केवल सिद्धांत और उसका फॉर्मूला लिख के उसको एक्सप्लेन कर देंगे तो निश्चित रूप से आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। और एक ऐसा भी आता है कि बर्नौली के सिद्धांत की व्युत्पत्ति कीजिए, तो 2 टाइप के सवाल यहां से बन सकते हैं। दोनों सवालों को हम कवर करेंगे ताकि 100% आपको नंबर मिल सके और बर्नौली प्रमेय की पूरी तैयारी हम आप लोगों को करवाएंगे। यकीन मानिए दोस्तों, आप इस वीडियो को देखने के बाद मुझे थैंक यू बोलकर जाएंगे और वीडियो को लाइक करके जाएंगे। बस आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, वीडियो पसंद आएगा तो ही शेयर करिएगा, अदरवाइज डिसलाइक करके चले जाइएगा। बहुत ही आसान तरीके से मैं इस टॉपिक को यहाँ पर समझाऊंगा जैसा आपने इससे पहले कभी देखा नहीं होगा, और अगर देखा भी होगा तो इससे बेहतर नहीं होगा वो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। और यहाँ पर सबसे पहले अगर आप बर्नौली का प्रमेय समझना चाहते हैं बेहतर तरीके से तो उससे पहले आप लोगों को ये 2 टॉपिक आपको कवर होने चाहिए, जिसमें पहला है हमारा अविरतता का सिद्धांत। अविरतता का सिद्धांत क्या कहता है कि अगर किसी परिच्छेद क्षेत्रफल वाली नली से धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, तो उस नली के परिच्छेद क्षेत्रफल तथा वेग का गुणनफल क्या होता है? नियत होता है। जैसे मित्रों देखो, ये हमारा मार्कर है, इसमें मान लो ये नली है। अगर धारा प्रवाहित हो रही है यहाँ पे तो निश्चित रूप से इस सिरे से इस सिरे पर जो धारा प्रवाहित हो रही है उसमें इसके परिच्छेद क्षेत्रफल, साथ में यहाँ पर प्रवेश करने वाले द्रव का वेग का गुणनफल इधर वाले क्षेत्रफल और वेग के गुणनफल के बराबर होगा। यहाँ पर एक और बात समझ लेनी है, अगर आपने अविरतता का नियम नहीं समझा है तो समझ लीजिए कि कई बार आप देखते हैं जब प्रेशर पाइप होता है ना, प्रेशर पाइप होता है तो आप क्या करते हैं, जब दीवार को तरी करते हैं या फिर आपने देखा होगा जब मोटरसाइकिल धोते हैं तो जब छिद्र छोटा हो जाता है, अगर छिद्र छोटा हो गया तो द्रव का वेग बढ़ जाता है। ठीक है, अगर क्षेत्रफल बड़ा हो जाता है तो वेग कम हो जाता है। आपने देखा भी होगा जब घर पे तराई करते हैं तो क्या करते हैं कि पहले चौड़ा होता है तो द्रव का वेग धीरे होता है, लेकिन जब वहीं पर एक साइड हम पकड़ लेते हैं, दबा देते हैं, क्षेत्रफल कम हो जाता है तो द्रव का वेग बढ़ जाता है। यही हमारा है अविरतता का नियम। ये हमारे दैनिक जीवन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर क्षेत्रफल बढ़ेगा तो वेग घट जाएगा, अगर क्षेत्रफल घटेगा तो वेग बढ़ जाएगा, यानी दोनों मान क्षेत्रफल और वेग का गुणनफल नियत ही रहेगा। यही है हमारा अविरतता का सिद्धांत। और दूसरी बात आपको समझ के रखनी है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य W, उसकी यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा K + U हमने यहां पर लिख दिया में वृद्धि के बराबर होता है। तो ये आप समझ सकते हैं जो कार्य होगा वो यांत्रिक ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होगा, यानी हम कह सकते हैं कि जो W होगा वो यांत्रिक ऊर्जा में वृद्धि के ही बराबर होगा। ठीक है, चलिए अब देखो मित्रों, इसको हम कैसे डील करेंगे। ठीक है, ये 2 बातें आप समझ लिए हैं क्योंकि इनका काम हमें आगे लगेगा, इस वजह से। बाकी आपको यहाँ पर ये बातें लिखनी नहीं है, बस इन्हें ध्यान रखना है। ध्यान रखोगे तभी ये चीजें सॉल्व कर पाओगे। आइए अब यहां पर समझते हैं। अब बर्नौली का प्रमेय यानी बर्नौली का अगर सिद्धांत सिर्फ आ गया तो सिर्फ आप यही लिखिएगा, जब कोई असंपीड्य तथा आस्यान द्रव अथवा गैस एक स्थान से दूसरे स्थान तक धारा रेखी प्रवाह में प्रवाहित होता है तो उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर इसके प्रति एकांक आयतन में, ठीक है, प्रति एकांक आयतन की जो कुल ऊर्जा होती है अर्थात दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग एक नियतांक ही होता है।
यहां पर है P का मतलब है दाब ऊर्जा, ये हाफ रो वी स्क्वायर गतिज ऊर्जा है, और रो जी एच जो हमारा है स्थितिज ऊर्जा है। इन तीनों का योग क्या होगा, एक नियतांक ही होगा मित्रों। अब इसके बाद आप इसको लिख दीजिए, दाब ऊर्जा है, ये गतिज ऊर्जा है और ये स्थितिज ऊर्जा है। इतना केवल सिद्धांत लिख देना है और इस फॉर्मूले को थोड़ा सा बता देना है कि क्या क्या इसमें आपने लिखा है। यहां से 2 नंबर कवर हो जाएंगे। आइए अब हम इसकी व्युत्पत्ति करते हैं और इस फॉर्मूले को प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो यहां पर प्रूफ करने के लिए आप पहले लिखिएगा मित्र प्रमाण। क्या लिखिएगा, प्रमाण। प्रमाण को आप इंग्लिश में जानते ही हैं, प्रूफ कहते हैं, ठीक है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है पर आपको ये वीडियो बहुत क्लियर होकर जाएगी। इसी क्लास से कभी दोबारा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी मित्र, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहां पर क्या करिए, एक असमान परिच्छेद क्षेत्रफल वाली एक नली बना लीजिए। तो नली कैसे बनाएंगे, देखिए इस तरह से बना लीजिएगा। आपने बुक में देखा होगा, ऐसा चित्र होगा, ठीक है। और ये एक नली है, इसमें क्षेत्रफल इसका कम है और यहाँ पर क्षेत्रफल है मित्र ज्यादा है। इसका क्षेत्रफल हम मान ले रहे हैं A1 और यहां से प्रवेश करने वाले द्रव का जो वेग होगा वो हम V1 मान रहे हैं। ये पहला सिरा मान रहे हैं तो यहाँ सारी चीजें 1 से लेकर चलेंगे। और इस पर जो दाब है उसको भी हम P1 मान लेते हैं। अगर यह किसी समतल से इस नली की जो ऊंचाई है वो यहाँ पर इस जैसे असमान है तो इधर की ऊंचाई हमने मान लिया है मित्र H1 और यहां से मान लिया है H2, ये ऊंचाई मान लिया। और अगर क्षेत्रफल इसका A1 है, वेग V1 है, दाब P1 है, तो यहां से जो द्रव निकलेगा उसका वेग बदल जाएगा निश्चित रूप से, क्योंकि यहाँ क्षेत्रफल ज्यादा है यहाँ कम है तो वेग बढ़ जाएगा, ठीक है। जितना भी हो हम यहाँ पर क्या मान लेते हैं, इसे V2 मान लेते हैं मित्र और इसका क्षेत्रफल मान ले रहे हैं A2 और यहाँ से जो दाब द्रव द्वारा दाब है वो हम P2 मान ले रहे हैं। और इसमें क्या है, इस तरह से द्रव प्रवाहित हो रहा है, ठीक है। इतनी बातें आपको अपने दिमाग में बैठा लेनी है, ठीक है। यहां से समझिए, यहां पर लिखेंगे यक्ष सिरे पर, है ना। यहां पर लिखिएगा मित्र 1 सेकंड में यक्ष सिरे पर द्रव द्वारा यहां पर द्वारा लिख लेंगे, द्रव द्वारा किया गया कार्य, ठीक है। किया गया कार्य क्या हो मित्रों, यहां पर किया गया कार्य, देखिए इधर से हम कार्य कर रहे हैं और इधर क्या होता है, हमें कार्य प्राप्त होता है। तो इधर से जो कार्य कर रहे हैं ये पॉजिटिव होगा और इधर का कार्य क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक है, क्योंकि वहां पर हम कार्य प्राप्त कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो किया गया कार्य होगा वो W1 बराबर हो जाएगा, कार्य बराबर होता है बल और गुणित होता है विस्थापन। लेकिन मित्र यहाँ विस्थापन वेग के बराबर होगा क्योंकि समय एकांक है, इसलिए यहाँ पर V1 लिख लेंगे। अगर आप न समझ पा रहे हो तो आप समझिए ऐसे, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय होता है। तो यहाँ पर देखिए समय अगर आपने 1 सेकंड ले लिया तो 1 बराबर, यहाँ 1 रखेंगे तो विस्थापन किसके बराबर होगा, वेग के बराबर होगा। तो यहाँ जहां विस्थापन लिखना था वहां पर हमने क्या लिख दिया है मित्र, वेग लिख दिया है, ठीक है। अब इसको दाब के पदों में कैसे लिखेंगे, दाब, अब चूंकि आप जानते हैं कि दाब P बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल होता है। बल बटे क्या होता है मित्र, क्षेत्रफल होता है। तो अगर हम पहले सिरे पर देख रहे हैं तो P1 बराबर F1 और यहाँ A1 हो जाएगा। तो अगर F1 की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो F1 बराबर आ जाएगा, दैट इंप्लाइज करके यहाँ पर आ जाएगा P1 और A1 हो जाएगा। अगर F1 की जगह पे ये वाली वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो ये W1 बराबर आ जाएगा हमारा मित्र, W1 बराबर यहाँ पर आ जाएगा P1 A1 और ये आ जाएगा V1, समझ गए। अब इसी तरह से क्या करना है, Y सिरे पर, यानी यहाँ पर लिखना है आपको 1 सेकंड में Y सिरे द्रव, यहां पर लिखेंगे द्रव द्वारा प्राप्त किया गया कार्य, ठीक है। यहां पर कार्य प्राप्त होगा, ठीक है। अभी के लिए आप इसे W2 मान लीजिए, W2 बराबर, अब देखिए W1 बराबर इतना आया है तो इसी तरह से P2 A2 और ये आ जाएगा V2 आ जाएगा, ठीक है।
इतना आ जाएगा, ये कार्य हो गया। ठीक, अब कुल कार्य कितना होगा x सिरे पर और y सिरे पर, कुल कार्य निकाल लेते हैं। तो कुल कार्य के लिए यहां पर लिखेंगे मित्र कुल कार्य W बराबर यहां आ जाएगा W1 माइनस हो जाएगा W2। अब यहां पर देखिए ये W1 और W2 की वैल्यू रख लेते हैं, यहां पर आ जाएगा P1 A1 और ये V1 हो जाएगा, और माइनस आ जाएगा यहां पर P2 A2 और यहां पर हो जाएगा V2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर थोड़ा सा और कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश करेंगे हम। यहां पर देखिए लिखा हुआ है A1 V1 बराबर A2 V2 और ये दोनों ही नियतांक हैं। आप समझिए यहां पर ये क्षेत्रफल है और एकांक समय में ये वेग है, तो क्षेत्रफल और वेग का मतलब ये दूरी है एक तरह से, क्योंकि एकांक समय में है। तो क्षेत्रफल और दूरी का जो गुणनफल होगा यह एक तरह से हमारा क्या डिनोट कर रहा है, आयतन को डिनोट कर रहा है। क्या कर रहा है, आयतन। और आयतन बराबर होता है हमारा द्रव्यमान बटे घनत्व के बराबर होता है। तो यानी A1 V1 और A2 V2 बराबर क्या हो जाएगा आपका m बटे रो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, m बटे रो हो जाएगा। आप यहां पर लिख भी लीजिएगा, यहां पर हो जाएगा W बराबर, यहां पर देखिए A1 V1 की जगह पे आप लिख लीजिएगा, यहां पर लिखिए P1 और यहां हो जाएगा m बटे रो हो जाएगा, और माइनस यहाँ पर P2 और यहाँ पर हो जाएगा m बटे रो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि A1 V1 बराबर होगा A2 और V2 और बराबर ये होगा m बटे रो के हो जाएगा। ठीक है, इस वजह से इतना लिखा है। अब यहाँ पर W बराबर आप निकाल लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा P1 माइनस P2 और आप m बटे रो कॉमन कर लेंगे, तो इस तरह से आपको W यानी कार्य निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, कार्य निकल जाएगा। ठीक, अब यहां पर इसे मान लीजिएगा आप चाहे तो, अगर यहां से माने हैं समीकरण 1 और इसको समीकरण 2, तो इसको समीकरण आप मान लेंगे 3 मान लेंगे। ठीक है, इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब इतना समझ में आ गया तो सिर्फ अभी तक हमें क्या निकला है, कार्य निकला है। क्या निकला है, कार्य निकला है। और कार्य से हम क्या कर सकते हैं, दाब का फॉर्मेट पता कर लिया है आपने। और अब फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद आप लोगों को निकालना है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए मित्रों, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, गतिज ऊर्जा निकालेंगे, दोनों सिरों पर निकालेंगे गतिज ऊर्जा और दोनों सिरों पर स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे। अभी तक हमने केवल कार्य ही निकाला है। ठीक है, कार्य निकाला है, तो आइए अब आगे बढ़ाते हैं इसे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि दोनों सिरों पर एक ही साथ निकाल लेंगे गतिज ऊर्जा, x सिरे पर और y सिरे पर। ठीक है, तो यहां पर लिखिएगा x सिरे पर द्रव की गतिज ऊर्जा। ठीक है, x सिरे पर द्रव की गतिज ऊर्जा निकाल लीजिए। तो यहां पर हो जाएगा K1 बराबर हो जाएगा हाफ mv²। अब यहां पर वेग क्या है, 1 है, तो आप यहां पर वेग v1 लिख लेंगे, m को m ही रहने देंगे क्योंकि यहां पर द्रव्यमान को अलग नहीं किया गया है, ऐसे ही रहनेंगे। फिर y सिरे पर, ठीक है, यहां पर लिख लेंगे y सिरे पर द्रव की गतिज ऊर्जा। ठीक है, गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा मित्र, K2 बराबर हो जाएगा हाफ mv²² हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहां पर लिखेंगे गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कितना हो जाएगा मित्र, देख लीजिए। परिवर्तन यहां पर देखिए, गतिज ऊर्जा इस वाले सिरे की ज्यादा होगी क्योंकि यहाँ क्षेत्रफल कम है तो वेग बढ़ जाएगा, आप जानते हैं अविरतता के नियम से। तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन यानी हो जाएगा डेल्टा के बराबर, डेल्टा के मान लीजिए यहाँ हो जाएगा K2 माइनस K1 हो जाएगा, और आप इसको हल कर लीजिएगा तो यहाँ पर देखिए K2 रखेंगे और K1 रखेंगे। ठीक है, तो K2 में से K1 को घटा रहे हैं तो आप देखिए यहाँ पर हाफ m कॉमन हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा V2 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा V1 का स्क्वायर। ठीक है, आप इसे समीकरण नंबर दे दीजिए 4। ठीक, इसी तरह से मित्र स्थितिज ऊर्जा में भी परिवर्तन आप निकाल सकते हैं। 2 बार ना लिख के आप शॉर्ट में लिख लीजिए स्थितिज ऊर्जा
में परिवर्तन, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन क्या हो जाएगा? आप जानते हैं स्थितिज ऊर्जा को U से प्रदर्शित करते हैं। तो अब देखिए स्थितिज ऊर्जा किस वाले सिरे की ज्यादा होगी। देखिए एक बार इधर कर लीजिए, एक बार इधर, ठीक है, दो बार अलग अलग से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप स्थितिज ऊर्जा होता क्या है? किसी वस्तु पर किया गया कार्य उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तब जब ये सिरा ऊंचाई पर है और ये सिरा थोड़ा नीचे है तो निश्चित रूप से इसको उठाने में ज्यादा कार्य करना पड़ा, यानी इसकी स्थितिज ऊर्जा ज्यादा होगी और इसकी स्थितिज ऊर्जा कम होगी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि स्थितिज ऊर्जा हम जानते हैं mgh होता है। कितना होता है? mgh होता है, और इस वाले सिरे का ज्यादा है इसलिए H1 माइनस हो जाएगा, mgh2 हो जाएगा, ठीक है, इस वजह से। अब यहां पर आप लिख भी लीजिएगा क्योंकि H1 ग्रेटर है किससे? H2 से, ठीक है। और गतिज ऊर्जा में परिवर्तन यहां पर भी अगर आप लिखना चाहते हैं इस समीकरण को तो ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि V2 ग्रेटर है किससे? V1 से। ये बात भी आप मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे इक्वेशन के सामने, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए मित्रों, हमने गतिज ऊर्जा में परिवर्तन और स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन निकाल लिया है। अब हम बर्नौली सिद्धांत बताने से पहले ही आपको बताए थे कि किया गया कार्य, चूंकि हम जानते हैं कि किया गया कार्य बराबर होता है यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन के। किसके? यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन के, ठीक है। तो यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन क्या हुआ है? तो हम यहां कह सकते हैं कि किया गया कार्य W बराबर यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन, तो गतिज ऊर्जा माइनस यहां पर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा, ठीक। अब हम क्या कर सकते हैं? W किया गया कार्य, ये वाली वैल्यू यहां पर लिख सकते हैं P1 माइनस P2, और यहां पर हो जाएगा M अपान हो जाएगा रो हो जाएगा। और गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, टोटल हमने गतिज ऊर्जा कितना निकाला है यहां पर देख लीजिए, 1/2 M, और यहां हो जाएगा V2 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा V1 का स्क्वायर, और माइनस यहां पर देखिए ये वाला पद आप रखेंगे तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, ये हो जाएगा हमारा माइनस, देखिए mg कॉमन ले लीजिए तो यहां हो जाएगा H1 माइनस हो जाएगा मित्र H2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, ठीक है। अब यहां से आप क्या करिए, m कॉमन कर लीजिए, तो m से m कट जाएगा तो यहां पर बचेगा P1 माइनस P2 और बटे यहां पर रो बच जाएगा मित्र, ये ध्यान दीजिए आप। अब देखिए यहां से m कट गया है तो 1/2 को अंदर एंट्री करवा देते हैं, यहां पर V2 का स्क्वायर, यहां पर माइनस 1/2 V1 का स्क्वायर हो जाएगा। इस माइनस को अंदर एंट्री करवाएंगे, m कट चुका है तो यहां पर हो जाएगा माइनस GH1 यहां प्लस हो जाएगा G, और ये हो जाएगा H2, ठीक है, GH2 हो जाएगा, इतना कर लीजिए। अब आप देखिए इस रो का इधर गुणा कर दीजिए, ठीक है, इस रो का इधर गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यहां पर हो जाएगा हमारा P1 माइनस P2। अब इस रो को इधर गुणा कर दीजिएगा तो बराबर हो जाएगा 1/2 रो V2 का स्क्वायर माइनस 1/2 रो V1 का स्क्वायर, ठीक है, और यहां पर भी हो जाएगा माइनस रो GH1 और प्लस हो जाएगा रो GH2 हो जाएगा, ठीक है, इतनी बात है। अब जितने भी जगह पे 1 नंबर लिखे हैं उनको बाएं साइड कर लीजिए और H2 वाले को, मतलब जितने 2 नंबर हैं उनको उस साइड कर लीजिएगा। तो देखिए इधर प्लस है P1, इसको यही रहने देते हैं। इस वाले पद को आप इधर ले आएंगे तो यहां देखो माइनस है ना, तो इधर आ जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर, और यहां देखिए ये वाला पद भी माइनस है तो इधर कर लीजिएगा, प्लस हो जाएगा रो GH1 बराबर, इधर देखिए माइनस P2 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मित्र, P2 प्लस में हो जाएगा। और यहां पर देखिए ये वाला पहले से ही प्लस है, हमने इन चीजों को आगे किया है, बाकी ये यहीं पर है, तो प्लस हो जाएगा 1/2 रो V2 का स्क्वायर, और प्लस यहां पर बच जाएगा रो, यहां पर बचेगा रो GH2, क्या हो जाएगा, रो GH2 हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए जिधर जहां इतना 1 1 1 लिखा है ना, तो ये पहले सिरे पर दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग बराबर है दूसरे सिरे पर
दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग के। इसका अर्थ ये हुआ कि दोनों सिरों पर दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा, नियत होगा। कुल मिलाकर कहने का मतलब अगर इधर दाब बढ़ रहा है तो इधर घट जाएगा, ठीक है, इधर वेग बढ़ रहा है तो इधर वेग कम है। कुल मिलाकर दोनों तीनों ऊर्जाओं का योग क्या होगा, नियत होगा, एक नियतांक होगा। तब इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं कि P प्लस हाफ रो V का स्क्वायर प्लस रो, यहां पर लिख लेना है रो, यहां पर सॉरी रो जी एच बराबर क्या हो जाएगा मित्र, एक नियतांक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक नियतांक हो जाएगा। और यही चीज बर्नौली का क्या है, सिद्धांत है। हमें इसी को प्रूव करना था तो प्रूव्ड आपका हो गया। तो दोस्तों इस तरह से हम बर्नौली के सिद्धांत को सिद्ध कर सकते हैं। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा और इसे तैयार करके जाइए, 100% आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।